गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो प्रीलिम्स बूस्टर का आज हम अपना पहला टॉपिक देखते हैं जो कि है मरीन स्पेशल प्लानिंग। तो इंडिया और नॉर्वे ने एक एग्रीमेंट साइन किया है जिससे क्या होगा कि हम अपने कोस्टल एरियाज़ की मरीन स्पेशल प्लानिंग करेंगे। ठीक है। तो ये मरीन स्पेशल प्लानिंग होता क्या है? मरीन आपको पता है, कोस्टल एरियाज़ के बारे में कह रहे हैं। ठीक है। स्पेशल का वर्ड का मीनिंग क्या होता है कि आपकी पॉपुलेशन जिस एरिया में रह रही है उसको एक तरह से किस तरह से डिस्ट्रीब्यूशन हुई है उस पॉपुलेशन की, एक किसी एरिया में किसी टेरिटरी पे अगर पॉपुलेशन रह रही है, आपके लोग जिस जगह पे रह रहे हैं उसको मापना, उसको देखना, उसके हिसाब से प्लानिंग करना कि लोग इस तरह से कोस्टल एरिया में रह रहे हैं तो हमको अपनी इकोनॉमिक या सोशल प्लानिंग जो करनी है वो हम इस हिसाब से करें कि लोग जो हैं वो ज़्यादा तकलीफ़ में ना आए और हमारी जो प्लानिंग है वो पॉपुलेशन के बसने के हिसाब से हो जाए एक तरह से। ठीक है। तो इंडिया और नॉर्वे ने ये एग्रीमेंट किया है और इंडो नॉर्वे इंटीग्रेटेड ओशन इनिशिएटिव था एक, जो 2019 में साइन किया गया था एक एमओयू के द्वारा इंडिया और नॉर्वे के बीच में। तो उसके अंडर ही जो ये मरीन स्पेशल प्लानिंग करी जाएगी, एक पायलट प्रोजेक्ट होगा लक्षद्वीप और पुडुचेरी जो है वहाँ पर ये मरीन स्पेशल प्लानिंग की जाएगी। उनके कोस्टल एरियाज़ में देखा जाएगा कि जो लोग हैं वो कैसे बसे हुए हैं, उसके हिसाब से जो है हम अपनी जो इकोनॉमिक प्रोजेक्ट्स या डेवलपमेंट के जो प्रोजेक्ट्स बनाना चाहते हैं हम इन दो एरियाज़ में, उसके हिसाब से ही हम अपने प्रोजेक्ट्स बनाएंगे। ठीक है। फिर जो है इसको कौन कर रहा है? इंडिया में जो है मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेस का एक बॉडी है, उसमें उसको कहते हैं हम नेशनल सेंटर फॉर कोस्टल रिसर्च। तो एनसीसीआर जो है वो इसको नॉर्वे की जो है मिनिस्ट्री, जो उसकी काउंटर पार्ट मिनिस्ट्री है, उसके साथ मिल के ये मरीन स्पेशल प्लानिंग जो है वो करेगा पुडुचेरी और लक्षद्वीप में। और एनसीसीआर जो है उसने ऑलरेडी जो है ऐसे मैनेजमेंट प्लान जो है चेन्नई, गोवा और गल्फ ऑफ कच्छ जो है उसमें ऑलरेडी ये प्लानिंग कर चुके हैं वो। ठीक है। अब यहाँ पर जो पुडुचेरी और लक्षद्वीप में ये मरीन स्पेशल प्लानिंग के लिए जो है इंडिया जो है वो नॉर्वे की हेल्प ले रहा है। ठीक है। सो ये हमारा टॉपिक है फर्स्ट, जिसमें कि हम मरीन स्पेशल प्लानिंग को हम देख चुके हैं। ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे। तो मार्च 3 को वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे जो है वो सेलिब्रेट किया गया है। ठीक है। अब क्यों सेलिब्रेट किया जाता है वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे? क्योंकि उस दिन जो साइट्स, हमारा जो एक कन्वेंशन है, उस दिन वो उसका सिग्नेचर हुआ था। ठीक है। उस दिन वो एक तरह से एनफोर्स किया गया था। तो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन के बारे में देखते हैं थोड़ा सा। ठीक है। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट जो है इंडिया में, उसी के द्वारा हम वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन करते हैं इंडिया में। ठीक है। तो कंजर्वेशन ऑफ वाइल्ड लाइफ जो है वो, अब इसमें प्रॉब्लम क्या है कि वो हम सिर्फ मेन स्ट्रीम एनिमल्स जैसे टाइगर, लायन, एलिफेंट, इन सब को ही हम प्रोटेक्शन की बात करते रहते हैं। बाकी स्पीशीज़ पे हमारा ध्यान और हमारे रिसोर्सेज ज़्यादा नहीं जाते हैं। ठीक है। सिर्फ 6 शेड्यूल्स हैं हमारे वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट में और उसमें बहुत ही कम स्पीशीज़ अभी तक कवर की जा चुकी हैं सिर्फ। ठीक है। और में बहुत सिर्फ मेन स्ट्रीम स्पीशीज़ को ही उसमें कवर किया गया है। बाकी बहुत सारी ऐसी स्पीशीज़ जो है, जो ज़ूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया हमारा स्पीशीज़ आइडेंटिफाई करता है, वो इसकी प्रोटेक्शन में, इस एक्ट की प्रोटेक्शन में अभी तक नहीं आ पाई है। ठीक है। तो ये एक प्रॉब्लम है हमारे लिए। अब हमारे जो जनता है उसमें भी जो है अवेयरनेस ऑलमोस्ट नील है बाकी स्पीशीज़ के लिए। ठीक है। और जो हमारा लॉ है और जो हमारी पॉलिसी है उसमें भी जो बाकी स्पीशीज़ जो हमारी मेन स्ट्रीम स्पीशीज़ नहीं है उनके प्रति अवेयरनेस बहुत कम है। ठीक है। तो अब देखो, सिर्फ और एक और बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कि जो फर्स्ट शेड्यूल में जो स्पीशीज़ आती हैं उनको हमने बहुत ज़्यादा प्रोटेक्शन दी हुई है और एज़ कम्पेयर टू अदर शेड्यूल्स, ठीक है, उसमें हमने उनकी कंजर्वेशन, जो बाकी शेड्यूल 1 के अलावा जो बाकी शेड्यूल्स हैं उनमें जो हमने स्पीशीज़ जितनी भी थी हैं उनको प्रोटेक्शन जो दी हुई है वो बहुत कम लेवल पर प्रोटेक्शन है। ठीक है। एज़ कम्पेयर टू शेड्यूल 1। तो इसको भी रेक्टिफाई करने की ज़रूरत है। ठीक है। फिर ह्यूमन और वाइल्ड लाइफ की पॉपुलेशन को अकोमोडेट करना बहुत ज़रूरी है क्योंकि हमारा जो लैंड मास है वो बहुत लिमिटेड है। ठीक है। तो हमारे पास बहुत लिमिटेड लैंड मास है। 135 करोड़ के आसपास हमारी पॉपुलेशन हो चुकी है, ह्यूमन पॉपुलेशन। फिर हमारे मैन कॉन्फ्लिक्ट बढ़ेंगे, मैन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट बढ़ेंगे बिकॉज हमारी पॉपुलेशन भी ज़्यादा इंक्रीज़ हो रही है। हम जंगलों को काटेंगे। ठीक है। हम जब हमारी पॉपुलेशन इंक्रीज़ होगी उससे मैन एनिमल कन्फ्लिक्ट होगा। तो हमको इसलिए
अपनी वाइल्ड लाइफ की कंजर्वेशन जो है उसको करना बहुत ज़रूरी हो जाता है, ठीक है। तो क्या करना चाहिए ये भी देख लेते हैं। जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया एनुअली जो रिपोर्ट निकालता है जिसके अंदर वो न्यू स्पीशीज़ के बारे में बताता है, तो उन सबको भी हमको मेन स्ट्रीम में लाना ज़रूरी है और उनको भी प्रोटेक्शन अकॉर्ड करना हमको ज़रूरी है, ठीक है। ये हमारी जिम्मेदारी बनती है कि जितनी भी स्पीशीज़ हैं वो सारी एक हेल्दी इकोसिस्टम में रहे और ह्यूमंस और जो ये स्पीशीज़ हैं ये एक दूसरे के साथ कोएग्जिस्ट कर पाए, ठीक है। वाइल्ड लाइफ जो है हमको जो है उसको थ्रू आउट द ईयर जो है वो सस्टेन करना चाहिए। सिर्फ एक वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे वाले दिन ही हम अगर सिर्फ कंजर्वेशन की बात करें तो ये फेयर नहीं होगा। हमको थ्रू आउट द ईयर जो है वाइल्ड लाइफ जो है उसकी प्रोटेक्शन के बारे में पॉलिसीज़ और उसकी एक तरह से चर्चा करनी चाहिए। फिर जो है अवेयरनेस कैंपेन्स जो है स्टेट लेवल पर, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर और लोकल लेवल पर गवर्नमेंट को बढ़ाने चाहिए ताकि लोगों को पता लगे कि क्यों इतना ज़रूरी है वाइल्ड लाइफ की कंजर्वेशन करना, ठीक है। स्कूल लेवल पर, एलिमेंट्री लेवल पर ही जो है वाइल्ड लाइफ लोगों के माइंडसेट को चेंज करने की ज़रूरत है और सिर्फ किताबों में ही पढ़ा के जो है हम बच्चों को वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन की जो है अहमियत नहीं बता सकते। हमको उनको फॉरेस्ट और बायोडाइवर्सिटी एरियाज़ तक लेकर जाना होगा और उनको इंटरेक्शन करवाना होगा एक तरह से फॉरेस्ट एरियाज़ में जाके, ताकि वो हमारी रिच बायोडाइवर्सिटी को समझ पाएँ। अनप्लैन्ड जो हम अर्बनाइजेशन करी जा रहे हैं, आपको पता है, ठीक है, कि बढ़ते ही जा रहे हैं हमारे अर्बन एरियाज़, उससे फॉरेस्ट कटते जा रहे हैं, तो उससे क्या हो रहा है, मैन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट आ रहा है, ठीक है। जब फॉरेस्ट को हम काट के हम वहाँ पर अर्बनाइजेशन करेंगे तो जो एनिमल है वो मूव होके एक तरह से फॉरेस्ट में एक तरह से सिटीज़ में आने लगेगा, ठीक है। अब आपने देखा था ना लॉकडाउन में क्या हुआ था कि जब हम सारे लॉकडाउन में थे तो जो एनिमल थे वो सारे जो है वो रिक्लेम करने लगे थे अपने पुराने फॉरेस्ट को, और वो जो फॉरेस्ट जो अब सिटीज़ बन चुके हैं तो हमने देखा कि कई बार जो है वो सिटीज़ में जो है एनिमल्स वो अंदर आ रहे थे और उनको हम वो सोच रहे थे बेसिकली कि वो अपने पुराने फॉरेस्ट को रिक्लेम कर रहे थे, ठीक है। तो ये अगर हम उनके फॉरेस्ट को काटते रहेंगे और उनके हम एरियाज़ को काटते रहेंगे, उनकी हम हैबिटेट को एक तरह से हम डिस्ट्रॉय करते रहेंगे अर्बनाइजेशन के प्लान के नाम पर, तो ये मैन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट बढ़ता जाएगा, ठीक है। तो इसको रोकने की भी ज़रूरत है। अब साइट्स को के जब सिग्नेचर हुआ जिस दिन हुआ था उस दिन को हम वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे की तरह सेलिब्रेट करते हैं। तो साइट्स है क्या ये देख लेते हैं। 1963 में बनाया गया था ये, और IUCN की मीटिंग के टाइम पे इसको बनाया गया था, ठीक है। ये एक मल्टीलैटरल ट्रीटी है, ठीक है, जिससे क्या होता है प्लांट, एनिमल, बर्ड्स बहुत सारे जो हैं जिनको एक्सटिंक्शन की जो थ्रेट है उनको है हम कंजर्वेशन प्रोवाइड करने की एक तरह से हम एक फ्रेमवर्क दे रहे हैं, ठीक है। और इंडिया इसका सिग्नेटरी है, ठीक है। जिनेवा स्विट्ज़रलैंड में इसका हेडक्वार्टर है, ठीक है। और यूनाइटेड नेशंस जो है वो इसको एडमिनिस्टर करता है अंडर यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम, ठीक है। जो साइट्स है ये एक लीगली बाइंडिंग ट्रीटी है जो पार्टीज़ के ऊपर, लेकिन ये याद रखो कि ये जो है आपको जो स्टेट पार्टीज़ हैं जैसे इंडिया जो है जो साइट्स है हमको ये एक तरह से ये एक फ्रेमवर्क बना के दिया है हमको, लेकिन जो प्रोटेक्शन जो वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन के लिए जो हमको जो भी एक्शन लेने या जो भी लॉ बना लें वो हम खुद बनाएंगे, ठीक है। हमको सिर्फ साइट्स ने एक फ्रेमवर्क बना के दे दिया कि इसके हिसाब से आपको लॉ बनाने चाहिए, क्योंकि आपको अगर वाइल्ड लाइफ की कंजर्वेशन करनी है तो इसके हिसाब से आपको लॉ बनाने हैं, ठीक है। लेकिन जो लॉ है वो नेशनल लॉज ही वैलिड होंगे, ठीक है। और डोमेस्टिक लेजिस्लेशन जो है उसी से ही इंश्योर किया जाएगा कि साइट्स की जो ट्रीटी है उसके अंदर जो फ्रेमवर्क प्रोवाइड किया गया है वो इम्प्लीमेंट सही तरीके से हो रहा है नेशनल लेवल पर, ठीक है। बट ऑफ कोर्स लीगली बाइंडिंग तो है, लेकिन अगर आप इसको अवॉइड कर देते हो, आप अपने अपने लॉज में उस लेवल की साइट्स के जो साइट्स कहता है उस लेवल के आप अपने प्रोविजंस नहीं लेके आते हो तो कोई पनिशमेंट नहीं मिल सकती इसमें, ठीक है। बिकॉज इट इज़ लीगली बाइंडिंग, लेकिन कोई पनिशमेंट का फ्रेमवर्क इसमें नहीं है, ठीक है। IUCN अब है, देख लेते हैं वो भी क्या क्या चीज़ है। गवर्नमेंट और सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशंस दोनों ही IUCN की मेंबरशिप में होते हैं, ठीक है। तो इट इज़ कंपोज्ड ऑफ बोथ गवर्नमेंट एंड सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशंस। इसको 1948 में बनाया गया था, स्विट्ज़रलैंड में इसका हेडक्वार्टर है। अब IUCN की आपको पता होगा ना रेड लिस्ट निकलती है, ठीक है, जिसमें प्लांट और एनिमल स्पीशीज़ के बारे में बताया जाता है कि कौन कौन सी जो है रेड लिस्ट में बताया जाता है कि कौन कौन सी जो है वो एंडेंजर्ड है, क्रिटिकली एंडेंजर्ड है, वल्नरेबल है, या फिर जिसको इवेल्युएट नहीं किया गया है। ये सारी जो कैटेगरीज जो है वो दी जाती है, ठीक है। आपको पता होगा ना कभी भी आप स्पीशीज़ को कोई देखते हो कि जैसे कोई टर्टल है या कुछ, तो उसमें लिखा होता है कि IUCN रेड लिस्ट स्टेटस
वल्नरेबल या थ्रेटन्ड या एंडेंजर्ड या क्रिटिकली एंडेंजर्ड, ये इसी के लिए सबसे ज़्यादा फेमस है। ये रेड IUCN जो रेड लिस्ट है थ्रेटन्ड स्पीशीज़ की, वो बहुत फेमस है, ठीक है। एक और हमारी ऑर्गेनाइजेशन है जो वाइल्ड लाइफ ट्रेड में या वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन में हमारे जो है बहुत प्रोमिनेंट है, वो है ट्रैफिक। तो ट्रैफिक जो है वो एक तरह से वाइल्ड लाइफ ट्रेड को मॉनिटर करती है। एक NGO है, ये नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, कोई ट्रीटी नहीं है, कोई ये इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, ये एक नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, एक NGO है जो कि वाइल्ड लाइफ ट्रेड को के ऊपर एक तरह से मॉनिटरिंग करता है, ठीक है। अब इसको वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड WWF और इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर IUCN, इन दोनों ने मिलकर ये जॉइंट प्रोग्राम चलाया है। 1976 में इसको बनाया गया था, ठीक है। फिर हेडक्वार्टर इसका कहाँ पर है? UK में, कैम्ब्रिज में, ठीक है। अब ये याद रखना है, स्विट्जरलैंड में नहीं है, जिनेवा में नहीं है, ये है कैम्ब्रिज UK में, ठीक है। अब ये ट्रेड जो है वाइल्ड प्लांट्स और एनिमल्स दोनों में करता है, ठीक है। अब याद रखना कि जो ट्रैफिक है वो सिर्फ एनिमल्स के ट्रेड को ही नहीं रेगुलेट करता है या मॉनिटर करता है, वो वाइल्ड प्लांट्स और एनिमल्स दोनों के ट्रेड को मॉनिटर करता है, ठीक है। तो नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, कोवैक्सीन। तो आपने देखा ना कि न्यूज़ में आया कि कोवैक्सीन जो है उसके इंटरिम डेटा आया है फेज़ 3 ट्रायल्स का, और उसमें एक हमारे लिए बहुत अच्छी न्यूज़ आई है कि 81% एफिकेसी हमको इसकी दिखी है, ठीक है, एज़ कम्पेयर टू कोविशील्ड जिसकी एफिकेसी जो है वो इन सम केसेस वो 53% हो जाती है, ठीक है। बट ओवरऑल जो है उसकी एफिकेसी 70% के अराउंड है कोविशील्ड की, जो सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने बनाई है, ठीक है। कोवैक्सीन का ऑफकोर्स ये सिर्फ अभी इंटरिम डाटा है, हमको अभी और जो इसका रिजल्ट्स हैं वो अभी कुछ टाइम में आएंगे, बट इंटरिम डेटा में जो रिजल्ट्स आए हैं वो बहुत अच्छे हमको रिजल्ट्स मिल रहे हैं। 81% इसकी एफिकेसी दिखाई जा रही है कोवैक्सीन की, ठीक है। कोवैक्सीन है क्या? जिसको हमारी भारत बायोटेक ने और ICMR ने मिलकर बनाया है, ठीक है। अब ये एक किल्ड वायरस है, एक इनएक्टिवेटेड वायरस है, और जो कोविशील्ड है आपको पता है वो एक लाइव एटेन्यूएटेड वायरस है, ठीक है। दोनों में फ़र्क क्या होता है? अब कोविशील्ड जो है वो लाइव वायरस है, उसको बस वीक किया हुआ है, ठीक है। मतलब कोरोना वायरस को वीक करके, वो इतना वीक है कि आपकी बॉडी में अगर वो चला जाता है तो वो आपकी बॉडी को हार्म नहीं कर सकता, ठीक है। लेकिन ये क्या है, कोवैक्सीन, ये एक इनएक्टिवेटेड वायरस है या फिर डेड वायरस है, ठीक है, कि उसको किल कर दिया गया वायरस को, लेकिन उसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ जो है वो इंटैक्ट है। जब आपकी बॉडी में वो किल्ड वायरस जाएगा तो आपकी बॉडी जो है, आपका इम्यून सिस्टम एक्टिवेट होएगा और जो है उसको पता लगेगा कि ऐसा भी कोई एक वायरस होता है। सो इन फ्यूचर जब आपको कोरोना वायरस के साथ आपकी बॉडी का कांटेक्ट होगा तो आपकी बॉडी को पता होगा कि इसके साथ हमको कैसे लड़ना है, ठीक है। अब फ़र्क क्या होता है डेड वायरस वाली वैक्सीन में और वीकेंड वायरस वाली वैक्सीन में? जो वीकेंड वायरस वाली वैक्सीन होती है उसको हम उसकी जो एक तरह से वैलिडिटी होती है, जो उसकी जो एक तरह से टाइम लिमिट होगा जो आपकी बॉडी को प्रोटेक्शन देने का, वो थोड़ा ज़्यादा होगा एज़ कम्पेयर टू अ वैक्सीन जो कि किल्ड वायरस से बनी है, ठीक है। तो जैसे पता है आपको, पोलियो वायरस की जो वैक्सीन है, ठीक है, वो किल्ड वायरस से बनी होती है। तो इसीलिए हमको हर साल या 2 साल बाद जो है वो हमको अभियान चलाना पड़ता है पोलियो का, पोलियो वायरस की जो वैक्सीन का, ठीक है। तो एज़ कम्पेयर टू जो लाइव जो वैक्सीन है जो कि जिसमें वायरस वीकेंड फॉर्म में है, उसकी वैलिडिटी एज़ कम्पेयर टू दिस किल्ड वायरस जो है वो थोड़ी ज़्यादा होती है। लेकिन इसका फ़ायदा क्या है, किल्ड वायरस का फ़ायदा क्या है, कि अब सोचो कि आपकी बॉडी तो हेल्दी है, लेकिन कुछ लोग हैं जिनकी जिनकी जो बॉडी है वो बहुत ज़्यादा, उनकी इम्यून सिस्टम बहुत ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज्ड है, ठीक है। जैसे बहुत बूढ़े लोग हैं जो बेचारे, ठीक है, या समझ लो जिनको कोई बहुत बड़ी बीमारी है, ठीक है, तो उनकी बॉडी में हम इवन वीकेंड फॉर्म ऑफ वायरस भी नहीं डाल सकते। तो इसलिए उनकी बॉडी के लिए हम खासकर किल्ड वायरस जो वाली जो हमारी वैक्सीन होती है उसका यूज़ करते हैं, ठीक है। तो देयर इज़ अ चांस, अगर इसकी एफिकेसी इतनी ही 81% या फिर इवन 7, हमको बेसिकली 60% से ऊपर कोई भी अगर हमारे को फिगर मिल रही हो तो वो वैक्सीन जो है वो वर्केबल होती है, ठीक है। तो इसके 81% मिली है, चलो हम ये अनुमान लगा लेते हैं कि इसकी 70% ही आ जाती है जो एफिकेसी, ठीक है। तो इस क्योंकि ये डेड वायरस से बनी है तो वी कैन एक्सपेक्ट कि जो हमारी गवर्नमेंट है वो 65 एज से ऊपर के लोगों में या फिर जो कोमॉर्बिडिटीज़ वाले पेशेंट्स हैं उनको कोवैक्सीन देने की जो है वो एक तरह से प्लान करेगी। और अगर ऐसा होता है तो इट्स वैलिड, क्योंकि जो किल्ड वायरस है वो उनकी बॉडी को हार्म नहीं करेगा, ठीक है। अब एफिकेसी क्या होती है? हमने देख लिया कि 81% एफिकेसी हो रही है, लेकिन एफिकेसी होती क्या है? अब कोई भी वैक्सीन एक वायरस या बैक्टीरिया से कितनी ज़्यादा प्रोटेक्शन दे रही है उसको हम कहते हैं एफिकेसी, ठीक है। तो बहुत सारी कंपनीज जो है उनका मेन मोटिव क्या होता है
कोविड के केस में खासकर, कि जो सिम्प्टोमेटिक केसेस हैं, ठीक है, उनको नीचे लाया जाए, ठीक है। तो जितने वो सिम्प्टोमेटिक केसेस को नीचे ला ले आती हैं, और जितने समझ लो 100 में से अब वो 81 केसेस को एक तरह से नीचे ले आए, मतलब उन्होंने उसको नॉन सिम्प्टोमेटिक केसेस में कन्वर्ट कर दिया थ्रू द यूज़ ऑफ दिस वैक्सीन। तो इसका मतलब 81% एफिकेसी आई है, ठीक है। जैसे कोवैक्सीन के केस में यही हुआ है। मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ कि अगर 100 लोगों को ये वैक्सीन लगी थी, तो उसमें से 81 जो लोग थे, उनको उनके जो सिम्टम्स हैं वो नॉन सिम्टोमेटिक हो गए और वो ठीक हो गए, मतलब उनको सिम्टम्स नहीं आए, बेसिकली वो एसिम्टोमेटिक रहे। तो इसके लिए जो है एफिकेसी इसकी 81% रही है, ठीक है। तो इन्होंने देखा कि कोवैक्सीन वॉज एबल टू ब्रिंग डाउन द नंबर ऑफ सिम्प्टोमेटिक केसेस बाय नियरली 81%, ठीक है। तो सिम्प्टोमेटिक केसेस जिनको कोरोना की डिसीज़ हो सकती थी, जो सिम्प्टोमेटिक हो सकते थे, उनको 81% जो है उनको बचा लिया इस वैक्सीन ने। तो इसलिए जो इसकी एफिकेसी रेट है वो 81% है, ठीक है। सो लेट्स सी द नेक्स्ट टॉपिक विच इज़ वर्ल्ड हेयरिंग डे। तो हमारे यूनियन हेल्थ मिनिस्टर ने एक WHO की वर्ल्ड रिपोर्ट ऑन हेयरिंग निकाली है, ठीक है। और वर्ल्ड हेयरिंग डे भी था आज, बेसिकली मतलब 3 मार्च को, ठीक है। तो ये वर्ल्ड हेयरिंग डे की जो रिपोर्ट है, इसके बारे में इंडिया में क्या कहा गया है देखते हैं। कि जो इंडिया में हेयरिंग लॉस की जो डिसेबिलिटी है, बेसिकली वो 2.9% पॉपुलेशन को कवर करती है, ठीक है। अब रूरल पॉपुलेशन में ऑलमोस्ट 9.93% जो पॉपुलेशन है वो इस डिसेबिलिटी से सफ़र कर रही है, ठीक है। जेरियाट्रिक पॉपुलेशन मतलब जो हमारे सीनियर सिटीजन्स हैं, जो हमारे एल्डरली लोग हैं, उनमें 40.5% जो पीपल हैं वो हेयरिंग लॉस से सफ़र कर रहे हैं। और 72.4% जो है वो टोटल फिगर है। टोटल जो जितने भी डिसेबल्ड लोग हैं, हेयरिंग लॉस से जितने भी जो डिसेबल्ड लोग हैं, उसमें 72.4% जो है वो जेरियाट्रिक पॉपुलेशन है, ठीक है। मतलब कि अगर 100 लोग हमारे इंडिया में हेयरिंग लॉस से सफ़र कर रहे हैं, हमारे टोटल पॉपुलेशन में से 100 लोग अगर हमारे सफ़र कर रहे हैं, तो उसमें से 72.4% जो मतलब 72% पीपल जो है वो जेरियाट्रिक है, मतलब वो सीनियर सिटीजन्स है, ठीक है। अब इन्होंने ये भी देखा है कि कौन कौन से रिस्क फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से जो है एक न्यूरल हेयरिंग लॉस होता है। एक तो स्मोकलेस टोबैको कंजम्पशन करने से, हैवी स्मोकिंग की वजह से, वर्क रिलेटेड या लेजर जो है उससे रिलेटेड कोई नॉइस से, या फिर कोई बहुत ज़्यादा रेजिडेंशियल नॉइस है, इन चीज़ों की वजह से जो है हमारे सेंसरी न्यूरल हेयरिंग लॉस होता है, ठीक है। तो ये सबसे ज़्यादा मेजर कॉन्ट्रीब्यूशन है इन फैक्टर्स का, ठीक है। अब इंडिया के पास क्या कोई प्रोग्राम है जिससे हम हेयरिंग लॉस का जो है एक तरह से हम इलाज कर सकें, या उसको हम इफ़ेक्ट्स को कम कर सकें, या फिर जो लोग इससे पीड़ित हैं उनकी हम किसी तरह से हेल्प कर सकें? यस, देयर इज़ अ प्रोग्राम जो 2006 में शुरू किया गया था, नेशनल प्रोग्राम फॉर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ डेफनेस, ठीक है। अब इसका टारगेट है कि 6% पॉपुलेशन जो कि हेयरिंग लॉस की डिसेबिलिटी से सफ़र कर रही है, उनकी हेल्प करना, ठीक है। किस तरह से हेल्प करते हैं? जैसे कि किसी को एयर इन्फेक्शन है, या नॉइज़ की वजह से जो है उनको अगर हेयरिंग लॉस है, हो सकता है, तो उसको प्रिवेंट करने के लिए अलग-अलग तरह से इंटरवेंशंस करते हैं स्कीम के अंदर, ठीक है। जैसे कि हम आइडेंटिफ़ाई करते हैं कि डेफ़ बेबीज़ कौन-कौन से हैं, उसको आइडेंटिफ़ाई करने में ही इस प्रोग्राम की हेल्प ली जाती है, ठीक है। अब जैसे इसमें प्रोग्राम में क्या-क्या किया गया है, 30,000 फ्री ऑफ कॉस्ट जो ENT सर्जरीज़ की गई हैं, ठीक है। 24,000 हेयरिंग एड्स को डिस्ट्रीब्यूट किया गया है, 2019 और 20 के फिगर्स हैं ये सिर्फ, ठीक है। इसका बजट, एनुअल बजट है 35 करोड़ रुपीस, और ये 595 डिस्ट्रिक्ट्स कंट्री के उनको कवर कर चुका है ऑलरेडी ये स्कीम। और 80% ऑफ कंट्री की पॉपुलेशन जो है वो इस स्कीम के अंडर कवर हो चुकी है ऑलरेडी, ठीक है। अब गवर्नमेंट का आगे क्या प्लान है, अब क्योंकि कोविड की पैंडेमिक खत्म हो रही है ऑलमोस्ट, ठीक है। तो गवर्नमेंट ने प्लान किया है कि वो कम्युनिटी और प्राइमरी लेवल की जो सर्विसेज हैं और हेल्थ वर्कर्स को ट्रेन करेंगे, ताकि जो है स्ट्रेटजीज़ जो इस रिपोर्ट में, जो ये WHO की वर्ल्ड रिपोर्ट ऑन हेयरिंग है, जो इसमें स्ट्रेटजीज़ दी हुई हैं टैकल करने के लिए हेयरिंग लॉस को, उन स्ट्रेटजीज़ को हम इम्प्लीमेंट कर सकें ऑन द ग्राउंड, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ दीज हेल्थ वर्कर्स। फिर अफोर्डेबल हेयरिंग टेक्नोलॉजीज़ जो है उसको हम और ज़्यादा लोगों में बांटेंगे, ठीक है। जो हेयरिंग लॉस से सफ़र कर रहे हैं उनको और ज़्यादा हम ये टेक्नोलॉजीज़ देंगे, ठीक है। फिर IT इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का यूज़ करके जो है हम अवेयरनेस एक तरह से लोगों में लेके आएंगे कि कैसे वो हेयरिंग लॉस से प्रिवेंशन या प्रिवेंट हो सकते हैं, ठीक है। सो लेट्स सी द नेक्स्ट टॉपिक विच इज़
इंडिया टेलीकॉम 2020। तो हमारे टेलीकॉम इक्विपमेंट एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल है, उसने रिसेंटली इंडिया टेलीकॉम 2020 को 21 को ऑर्गेनाइज़ किया है, ठीक है, जिसके अंदर बहुत सारे पोटेंशियल बायर्स जो हैं वो अराउंड द कंट्री, आई एम सॉरी, अराउंड द ग्लोब जो है उन्होंने पार्टिसिपेट किया है इसमें। बहुत दूर दूर से डेलीगेट्स आए हैं, 1000 डेलीगेट्स आए हैं, 200 फॉरेन डेलीगेट्स हैं, जिसके अंदर 45 कंट्रीज़ जो है इसमें एक तरह से पार्टिसिपेट कर रही हैं, ठीक है। 40 इंडियन टेलीकॉम कंपनीज इसमें पार्टिसिपेट कर रही हैं। ये है क्या, ठीक है, ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पर टेलीकॉम टेक्नोलॉजीज़ और बिजनेसेस जो है वो एक दूसरे के साथ मिलते हैं, एक्सचेंज करते हैं, आइडियाज़ एक्सचेंज करते हैं। जितने टेलीकॉम इंडस्ट्री के जो स्टेक होल्डर्स हैं वो आपस में बात करते हैं, और बिजनेसेस जो है वो एक दूसरे के साथ जो है वो अपनी डील्स वगैरह साइन करेंगे, या आगे फ्यूचर प्लानिंग वो है वो डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो एक तरह से एक टेबल दे दिया है बात करने का अराउंड द वर्ल्ड, जितने भी टेलीकॉम इंडस्ट्री के स्टेक होल्डर्स हैं, ठीक है। तो ये TEPC क्या है, टेलीकॉम इक्विपमेंट एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल है क्या ये, ठीक है। टेलीकॉम एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल जो है वो मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री और मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशंस एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इन दोनों ने मिलकर बनाया है, और ये हमारी टेलीकॉम इक्विपमेंट और सर्विसेज दोनों की एक्सपोर्ट को प्रमोट करने के लिए बनाया गया है, ठीक है। अब ये एंटायर टेलीकॉम इकोसिस्टम, टेलीकॉम की हमारी इंडस्ट्री में जो चीज़ें होती हैं, जैसे कि हार्डवेयर से लेके सॉफ्टवेयर से लेके कंसल्टेंसी सर्विसेज, जितनी भी चीज़ें हैं इंडिया की में बनती हैं, उन सबको एक्सपोर्ट करने के लिए जो है वो उसकी प्रमोशन के लिए इसको बनाया गया है, ठीक है। ये रिकमेंडेशंस देता है गवर्नमेंट को कि क्या पॉलिसीज़ बनानी चाहिए जिससे कि हम अपने एक्सपोर्ट्स को और अपनी सर्विसेज को, जो हमारी टेलीकॉम सर्विसेज हैं, उसको हम बाहर एक्सपोर्ट करने में हेल्प कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है ब्रह्मोस। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, अभी ये न्यूज़ में आया रिसेंटली। तो इंडिया और फिलीपींस ने एक एग्रीमेंट साइन किया है जिससे कि फिलीपींस जो है वो इंडिया से ब्रह्मोस मिसाइल्स को परचेज करेगा, ठीक है। तो 2020 में इंडिया ने $100 मिलियन की क्रेडिट लाइन जो है वो ऑफर की थी फिलीपींस को। कुछ सोर्सेज कह रहे हैं कि $100 मिलियन से भी ज़्यादा की एक तरह से क्रेडिट लाइन थी, बट ऑफ कोर्स हमको ऑफिशियल सोर्सेज को विश्वास करना पड़ेगा। सो $100 मिलियन की जो है वो क्रेडिट लाइन हमने फिलीपींस को ऑफर की थी कि वो हमसे इस पैसे से एक तरह से हमसे वेपन्स सिस्टम्स को परचेज कर सकता है, ठीक है। तो फिलीपींस की गवर्नमेंट ने और फिलीपींस की मीडिया ने जब अभी ब्रह्मोस की डील हुई है तो उन्होंने क्या बोला है कि वी आर परचेजिंग ब्रह्मोस मिसाइल फ्रॉम इंडिया, और इंडिया को उन्होंने क्या लेबल दिया है इसमें, एन एमर्जिंग सुपर पावर राइवल ऑफ चाइना इन एशिया, ठीक है। तो ये जानबूझकर एक तरह से सिग्नलिंग की गई है चाइना को दैट दिस मिसाइल सिस्टम इज इंटेंडेड फॉर यू। जो फिलीपींस को चाइना का थ्रेट है उसी के को टैकल करने के लिए इंडिया से ये एक सिस्टम प्रोक्योर किया जा रहा है, ठीक है। तो भाई इसमें एक चीज़ देखो कि ब्रह्मोस को बनाया किसने है, इंडिया और रशिया ने, ठीक है। तो ऐसा तो हो नहीं सकता कि रशिया के अप्रूवल के बिना इंडिया ब्रह्मोस को बेच रहा हो फिलीपींस को, ठीक है। तो रशिया और चाइना जो हम कहते हैं कि एक तरह से ऑल वेदर फ्रेंड्स हैं या ब्रदर्स हैं, उसमें भी एक तरह से रशिया जो है वो एक टेसिट अप्रूवल दिया है उसने इंडिया को कि यस यू कैन गो अहेड, और जो है ये ब्रह्मोस मिसाइल आप फिलीपींस को बेच सकते हो, ठीक है। तो ये तभी ये डील हो रही है साइन, ठीक है। और फिलीपींस ने हमको क्या बोला है कि एमर्जिंग सुपर पावर है इंडिया, जो कि एशिया में चाइना को चैलेंज करने वाला है, ठीक है। तो ये एक तरह से जब से हमारा ये बॉर्डर पर डिस्प्यूट हुआ है या डोकलाम में इंडिया जो है वो खड़ा रहा है एक तरह से, तो उससे वर्ल्ड वाइड ये सिग्नल गया है कि इफ़ एनी वन इन एशिया कैन चैलेंज चाइना इट इज़ ओनली इंडिया, ठीक है। तो ये जितनी भी कंट्रीज़ जो चाइना के साथ जिनका डिस्प्यूट है उन सबको ये मैसेज गया है कि इंडिया के अंदर इतना मेटल है दैट इट कैन चैलेंज चाइना इन एशिया, ठीक है। तो ब्रह्मोस के बारे में देख लेते हैं हम, ठीक है। ब्रह्मोस जो है वो 2 शब्दों का मेल से बनाया गया है, ब्रह्मपुत्र हमारी रिवर है वो, और मॉस्कवा रिवर, ठीक है। मॉस्कवा रिवर कहाँ पर है, मॉस्को में, रशिया में रिवर है ये, इसको और ब्रह्मपुत्र को मिलाकर ब्रह्मोस बनाया गया है, ठीक है। ये एक सुपरसोनिक मिसाइल है और इसको DRDO और मैशिनोस्ट्रोयेनिया जो रशिया का एक डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग एक कंपनी है, उन दोनों के जॉइंट वेंचर ने इसको बनाया है, जो कि है ब्रह्मोस एरोस्पेस। ये DRDO और मैशिनोस्ट्रोयेनिया का एक तरह से जॉइंट वेंचर है, ठीक है। अब इस मिसाइल को हम लैंड से भी यूज़ कर सकते हैं,
सी से भी, मतलब वॉरशिप या सबमरीन से भी यूज़ कर सकते हैं, और एयर से भी। सुखोई 30 फाइटर जेट्स अभी हमने रिसेंटली पढ़ा था ना नवंबर में कि इसमें से टेस्ट हो रहे हैं, तो ये कंप्लीट हुए, तो हम मतलब एक तरह से लैंड, सी और एयर तीनों जगह से हम ब्रह्मोस मिसाइल को हम लॉन्च कर सकते हैं, ठीक है। ये एक 2 स्टेज मिसाइल सिस्टम है, जिसमें फर्स्ट स्टेज जो होगी वो सॉलिड प्रोपेलेंट बूस्टर है, और सेकेंड स्टेज जो है वो लिक्विड रैमजेट है, ठीक है। तो सॉलिड प्रोपेलेंट बूस्टर क्या होता है? बेसिकली जो जैसे आप पुराना आपने देखा होगा ना, रॉकेट के पीछे से एक तरह से वो आग सी निकल रही होती है। हमने मतलब शुरुआत में जो फर्स्ट स्टेज, जब रॉकेट को लॉन्च कर रहे हैं या मिसाइल को लॉन्च कर रहे हैं, तो हम एक तरह से गन पाउडर, जैसे पहले गन पाउडर का यूज़ करते थे, आपको ऑफ कोर्स अब बहुत ज़्यादा टेक्नोलॉजी चेंज हो गई है, अब अलग अलग तरह से केमिकल्स चेंज हो चुके हैं, ठीक है। अब उनका यूज़ करते हैं, बट एक तरह से हम सॉलिड कोई केमिकल का यूज़ करके उसको हम लॉन्च करते हैं। उसके बाद जो मिसाइल के अंदर का इंजन होता है, वो रैमजेट इंजन जो है वो सेकंड स्टेज पे ऑटोमेटिकली एक्टिवेट हो जाता है, और वो गाइड करता है और ब्रह्मोस को स्पीड देता है। एक तरह से क्रूज मिसाइल है ना ये, तो ये इसको स्पीड मिलती है और ये टारगेट को हिट करता है, ठीक है। अब ये स्टैंड ऑफ रेंज वेपन है एक तरह से ब्रह्मोस, ठीक है। स्टैंड ऑफ रेंज वेपन क्या होता है कि ये हम ऐसे लोकेशन से फायर करते हैं जिससे कि ये इतनी स्पीड से जाए कि जो हमारे एनिमी है, जैसे जो चाइना है, बेसिकली अगर हम चाइना को एनिमी लें, तो जो चाइना का जो एयर डिफेंस सिस्टम है वो इसको पकड़ ही नहीं पाएगा, वो इसको इंटरसेप्ट ही नहीं कर पाएगा, बिकॉज इतनी हाई स्पीड होगी इसकी, ऑलमोस्ट 2.8 मैक, मतलब 3 मैक की स्पीड है, मतलब 3 टाइम्स द साउंड स्पीड ऑफ साउंड है, तो इसको वो देख ही नहीं पाएगा, और इंडिया विल बी एबल टू हिट द टारगेट, ठीक है। तो रिसेंटली अभी नवंबर में जो है ब्रह्मोस का एक ऐसा वर्जन टेस्ट हुआ है जिसमें जो है उसकी जो है रेंज हमने 400 किलोमीटर्स तक कर दिया। पहले की जो रेंज थी वो 290 किलोमीटर्स थी, बट रिसेंटली हमने एक ऐसा वर्जन ब्रह्मोस का जो है वो टेस्ट कर रहे हैं जो इसकी स्पीड जो है वो जिसकी जो रेंज है वो 400 किलोमीटर्स होगी, ठीक है। वर्ल्ड का फास्टेस्ट क्रूज मिसाइल है ये ब्रह्मोस, और इसकी स्पीड मार्क 2.8 है, दैट इज़ 3 टाइम्स मोर देन द स्पीड ऑफ साउंड, और ये फायर एंड फॉरगेट प्रिंसिपल पर चलता है, मतलब इसको एक बार लॉन्च कर दिया तो इसको हमको ज़्यादा फर्दर गाइडेंस की ज़रूरत नहीं पड़ती आफ्टर लॉन्चिंग, ठीक है। सो दीज वर आर टॉपिक्स फॉर टुडे, we'll meet next time with new topics. Until then, goodbye and take care.